स्टूडेंट, आज हम शोध अभिवृत्ति यूजीसी नेट दिसंबर 23 जून के सारे 18 सेटों के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने चल रहे हैं। उसमें से पहला सेट है शोध अभिवृत्ति का पहला क्वेश्चन कि बार बार किए गए मापनों की श्रृंखला के मानक विचलन से किसी एकल माप की संयोगिक त्रुटि के संभावित आकार का अनुमान लगाया जाता है, या पूर्वाग्रह सभी मापनों को समान तरीके से प्रभावित करता है, उन्हें एक ही दिशा में धकेलता है। तो दिए गए विकल्पों में से एक उपयुक्त चुनना है, कौन सही है कौन गलत। दोनों सही है, दोनों गलत है, एक सत्य है दूसरा गलत है, एक असत्य एक गलत है दूसरा सत्य है, ये ऑप्शन दिए हैं। तो गए क्या रहा है, बार बार किए गए मापनों की श्रृंखला के एक मानक विचलन से किसी एकल मापन की संयोगिक त्रुटि के संभावित आकार का अनुमान लगाया जाता है, बिल्कुल लगाया जाता है। दूसरा है पूर्वाग्रह सभी मापनों को समान तरीके से प्रभावित करता है, पूर्वाग्रह बिल्कुल प्रभावित करेगा, उन्हें एक दिशा में धकेलेगा भी। ठीक है, दोनों दोनों हमारे कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि अनुपात मापने में शून्य बिंदु यथेच्छ होता है, यथेच्छ मतलब आर्बिट्रेरी होता है। नामित मापनी में आंकड़ों का क्रम रैंक निर्धारण किया जा सकता है। नामित मतलब अगर अंग्रेजी में देखें तो इन रेशियो स्केल 0 पॉइंट इज आर्बिट्रेरी, द नॉमिनल स्केल अलाउज ऑर्डरिंग रैंकिंग ऑफ डेटा। तो हमारे दोनों दोनों कथन गलत हैं, क्योंकि अनुपात मापने में शून्य बिंदु यथेच्छ होता है, सत्य नहीं है, क्योंकि अनुपात मापने नहीं बल्कि अंतराल मापने में शून्य होता है। राइट। और दूसरा है अगर देखें अनुपात पैमाने के लक्षण, तो कुछ लक्षण है। अनुपात पैमाने में पूर्ण शून्य की विशेषता होती है, इसकी शून्य बिंदु विशेषता के कारण इसमें ऋणात्मक संख्याएं नहीं है। इस पैमाने में चरों को व्यवस्थित रूप से जोड़ा घटाया गुणा या भाग किया जा सकता है। अनुपात पैमाने का प्रयोग उनके माध्य माध्यिका और बहुलक की गणना से की जाती है। कथन 2 देखें तो नामित पैमाने में आंकड़ों का क्रम निर्धारण रैंक निर्धारित किया जाता है, ये भी गलत है, क्योंकि आंकड़ों का क्रम निर्धारण रैंक निर्धारण क्रमिक मापनी में किया जाता है। राइट। तो क्रम सूचक के कुछ गुण हैं, जैसे क्रम सूचक पैमाने चरों के सापेक्ष रैंकिंग दर्शाता है। क्रम सूचक पैमाना एक चर के परिणाम की पहचान और वर्णन करता है। नाम मात्र पैमाने द्वारा प्रदान की गई जानकारी के साथ क्रमिक पैमाना उन चरों को रैंकिंग प्रदान करता है। राइट, तो इसलिए दोनों ये भी गलत है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक अनुसंधानकर्ता विभिन्न प्रदर्शनों के प्रति दर्श सहसंबंध गुणांकों के लिए निम्नलिखित पी का मान करता है। तो ये करता है निम्नलिखित में से जिसे 1% सार्थकता स्तर पर सार्थक माना जा सकता है। तो ए है 0.004, बी है 0.99, सी है 0.995 और डी है 0.001, ई है 0.01। दरअसल हम -1 से +1 के बीच में करते हैं और जो सबसे नजदीकी होता है वही को लेते हैं। तो ए इसमें जो 0.004 है और डी 0.001 है, इसी सार्थकता के साथ हम जाएंगे। ए और डी केवल 3। अगर इसकी व्याख्या देखें तो स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि प्राकल्पनाओं का परीक्षण करने के दूसरे चरण में एच ए के विरुद्ध एच नॉट, जीरो को हम एच नॉट कहेंगे, ए फॉर अल्टरनेटिव, ओ फॉर जीरो हाइपोथेसिस या नल हाइपोथेसिस की मान्यता का परीक्षण करने के लिए एक उपयुक्त सार्थकता स्तर पर स्थापित करना होता है, जिस विश्वसनीयता से एक निराकरणीय प्रकल्पना को स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। वह अपनाए गए सार्थकता पर स्तर पर निर्भर करता है। पारस्परिक रूप से सार्थकता स्तर को प्रतिशत में 5% या 1% व्यक्त किया जाता है। राइट, हम सार्थकता स्तर को 1 से 5% तक ही मानते हैं। सांख्यिकीय परीक्षण में सार्थकता स्तर 5%, प्रायिकता स्तर अर्थात 0.05 पर नियत कर दिया जाता है। इसका अर्थ यह है कि एक सत्य प्राकल्पना को स्वीकार करने की प्रायिकता 95% होनी चाहिए। कभी कभी सार्थकता स्तर 1% प्रायिकता मतलब 0.01 पर नियत कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में एक सत्य प्राकल्पना को स्वीकार करने के लिए की प्रायिकता 99% है। ऐसी स्थिति में एक असत्य प्राकल्पना को स्वीकार करने की प्रायिकता भी अधिक होगी। आई थिंक समझ गए होंगे बात। तो इसलिए ये एक अनुसंधानकर्ता विभिन्न प्रदर्शनों के सहसंबंध गुणांकों के लिए पी मान प्राप्त करता है, तो इस प्राकल्पना के 1% सार्थकता स्तर पर परिणाम 0.004 से 0.001 को ही सार्थक माना जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस अनुसंधान अध्ययन में मनुष्य की प्रतिभागिता होती है उसमें
कौन से नैतिकता संबंधी मुद्दे सामने आते हैं? पहला है सुविचारित सहमत का अभाव, और दूसरा है शारीरिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान, तीसरा है अत्यधिक प्रलोभन, चौथा है अध्ययन के बारे में जानकारी देना। तो डी हटा दो, बाकी सहमत का अभाव, नुकसान और अत्यधिक प्रलोभन, ABC सही है। ठीक, इसी कह रहा है जिस अनुसंधान में अध्ययन में मनुष्यों की प्रतिभागिता होती है उसमें नैतिकता संबंधी मुद्दे, तो ये सारे नैतिकता संबंधी मुद्दे हैं। कोई जरूरी नहीं तुम्हारे सहमत से सुविचारित सहमत का अभाव भी हो सकता है, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान भी हो सकता है, अत्यधिक प्रलोभन भी हो सकता है। ये सब करते भी हैं लगभग रिसर्च करता जितने होते हैं संशोधन करता, तो हो सकता है प्रलोभन दें, हो सकता है लालच दें, हो सकता है कि और तमाम चीजें हो जो कि मनोवैज्ञानिक नुकसान भी पहुंचाएं, तो ETC। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसंधानकर्ता का कौन सा पहलू किसी अध्ययन के प्रतिभागियों पर मनोसामाजिक प्रभाव डाल सकता है? आयु, नस्ल, सेक्स, अभिवृत्ति। तो जाहिर सी बात है कि अध्ययन प्रतिभागियों पर मनोसामाजिक प्रभाव हमारा एटीट्यूड, अभिवृत्ति, वर्तमान एटीट्यूड ही प्रभाव डाल सकती है। उसमें एज, लिंग और नस्ल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब हम फेस टू फेस बात कर रहे होंगे तो हमारे बातों के प्रभाव से, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से, एटीट्यूड से ही वो प्रभावित हो सकता है। राइट, वहां पर एज, सेक्स और नस्ल या रेस की बात नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन इसमें है अवलोकनात्मक अनुसंधान में चरों में सक्रिय रूप से हेरफेर किया जाता है और वातावरण को यथासंभव नियंत्रित किया जाता है। राइट, दूसरा है अवलोकनात्मक अनुसंधान आपको कई बाह्य कारणों के प्रभाव को दूर करने की अनुमति देता है। तो आई थिंक बोथ आर राइट, दोनों हमारे सही होंगे जहां तक हमें। वो दूसरा वाला गलत है, दूसरा वाला ये जो कह रहा है अवलोकनात्मक अनुसंधान आपको कई बाह्य कारकों के प्रभाव को दूर करने के लिए अनुबंध देता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये पहला वाला अवलोकनात्मक अनुसंधान में चरों में सक्रिय रूप से हेरफेर किया जाता है और वातावरण को यथासंभव नियंत्रित भी किया जाता है। राइट, अगर हम व्याख्या की बात करें तो हम्म, ये ये दोनों दोनों गलत है। राइट, अवलोकनात्मक अनुसंधान में चरों में सक्रिय रूप से हेरफेर किया जाता है और वातावरण को यथासंभव नियंत्रित किया जाता है, ये भी गलत है। अवलोकनात्मक अनुसंधान आपको कई बाह्य कारणों के प्रभाव को दूर करने की अनुमति देता है, ये भी गलत है। ना तो ये अनुमति देता है, ना हेरफेर करने किया जाता है और वातावरण को संभव नियंत्रित किया जाता है। ठीक, क्योंकि जब हम अवलोकन करेंगे, चाहे किसी समाज का, चाहे किसी पदार्थ का, चाहे किसी वस्तु का, etc, तो हम उसको अपने वातावरण में या नियंत्रण में रखें, ये जरूरी नहीं है या संभव भी नहीं है। तो इसलिए हम दोनों से असहमत हैं और बोथ आर रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जब अनुसंधानकर्ता का लिंग अध्ययन के प्रतिभागी के व्यवहार को प्रभावित करता है तो कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब लिंग अध्ययन के प्रतिभागी के व्यवहार को प्रभावित करेगा तो जैव सामाजिक बायो सोशल इफेक्ट होगा, ना तो मनोसामाजिक, ना तो मनोवैज्ञानिक, ना पर्यावरणीय अध्ययन। तो जाहिर सी बात है, सेक्स पे बात जब कर रहा है तो बायो सोशल इफेक्ट होगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर ध्यान ध्यान देने योग्य बात ये है कि हमारे सारे के सारे क्वेश्चन ज्यादातर रिपीटेड ही होते हैं, बशर्ते उसके रूप को चेंज किया जाता है। जैसे फिर है कौन सा पी मान यह दर्शाएगा कि कोई प्रदर्श सहसंबंध गुणांक 1% सार्थकता स्तर पर सार्थक है। तो जाहिर सी बात है 0.005, जो शून्य परिकल्पना को स्वीकृत या अस्वीकृत करने के लिए जिस कसौटी का चुनाव किया जाता है उसे ही सार्थकता स्तर कहा जाता है। शून्य परिकल्पना 0.005 स्तर पर जब अस्वीकृत होती है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि यदि संबंधित प्रयोग व परीक्षण जिसमें आंकड़े प्राप्त हुए हैं उनको 100 बार दोहराया जाए तो उसमें से 5 बार शून्य परिकल्पना सत्य होगी और 95 बार असत्य होगी। राइट, इसका यही मतलब भी है, सही है। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है मापन की निम्नलिखित मापनियों को सबसे अधिक सरल से सबसे अधिक विकसित के रूप में रखें। सरल से
जटिल की ओर चलना है हमें। तो इसमें दिया गया है कर्मिक नामिक अनुपात अंतराल। तो जाहिर सी बात है नाम से शुरू करेंगे, नॉमिनल, फिर आएंगे ऑर्डर पर, फिर आएंगे इंटरवल पर, लास्ट में रेशियो अनुपात पे आएंगे। राइट। तो ये सरल से जटिल या सरल से विकसित रूप है। पहले नाम आएगा, फिर क्रम आएगा, फिर अंतराल आएगा, फिर उसके बाद अनुपात आएगा। तो ये सरल से जटिल अ, हो गया। नेक्स्ट है या विकसित हो गया। और यस यस स्टीवेंस ने भी मापन की सार्थकता के आधार पर 4 स्तर बताए हैं: नामित स्तर, क्रमिक स्तर, अंतरित स्तर, अनुपातिक स्तर। इनके नामित, क्रमिक, अनुपातिक सही है, पर अंतरित ये वही चारों हैं जो बताया गया है ऊपर। तो इसमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जब किसी दिए गए विषय पर अनेक अध्ययनों में एक समान निष्कर्ष होते हैं तो मापन दर्शाते हैं। तो जाहिर सी बात है वो कन्वर्जन वैलिडिटी दिखाएंगे। अब सारी ना, जब किसी दिए गए विषय पर अनेक अध्ययन में एक समान निष्कर्ष होते हैं तो उसको अपसारी वैधता कहते हैं। राइट, ये परिभाषा ही अपसारी वैधता की। या अपसारी वैधता का तात्पर्य है कि एक परीक्षण अन्य परीक्षणों से कितनी निकटता से संबंधित है, जो समान निर्माणों को मापते हैं। अपसारी वैधता वह मात्रा है जिससे नया पैमाना उसी निर्माण के अन्य चर और मापों से संबंधित है। निर्माण को न केवल संबंधित चर के साथ सहसंबंध होना चाहिए, बल्कि इसे भिन्न असंबंधित चरों के साथ भी संबंधित होना चाहिए। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेट अलग दूसरा है। अ, देखते हैं। नीचे दो दिए गए कथन में से एक अभिकथन के रूप में कथन कारण दिए गए हैं, सही गलत बताना है। प्रयोगात्मक अनुसंधान आपको कई बाह्य कारकों के प्रभाव को दूर करने की अनुमति देता है। आई थिंक कह सकते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल जब रिसर्च होती है तो हम बाह्य कारकों के प्रभाव को दूर करने की अनुमति पा सकता है। नेक्स्ट है, प्रयोगात्मक अनुसंधान में चरों में सक्रिय रूप से हेरफेर किया जाता है और वातावरण को यथासंभव नियंत्रित किया जाता है। आई थिंक अगर एक्सपेरिमेंटल सही है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम सबके जैसे हमें पानी को गर्म करना है, तो पानी को गर्म करने के लिए हमें पता है कि हम कितने डिग्री सेल्सियस पे गर्म करना है। इसके चरों को हेर फेर किया जाता है या इसकी स्थिति पर नियंत्रण रखा जा सकता है। राइट। और इधर जो ये कथन कहा गया है कि ये प्रयोगात्मक अनुसंधान आपको कई बाह्य कारकों के प्रभाव को दूर करने, बिल्कुल इसमें कोई बाह्य कारक नहीं आएगा। और अगर आएगा तो इसको प्रभाव को दूर करने की अनुमति हमें मिलती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में या प्रयोगात्मक अनुसंधान में। दोनों कथन सही है, दोनों की व्याख्या भी सही है, तो ए पे जाएंगे हम। नेक्स्ट, दत्त का वह गुण जिससे अनुसंधान परिणाम किसी एक अनुसंधान वातावरण में अवलोकित व्यक्तियों या मदों के विशिष्ट प्रदर्शन से भिन्न स्थितियों पर लागू होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। या अंग्रेजी में कहें तो द प्रॉपर्टी ऑफ डेटा सच द रिसर्च रिजल्ट अप्लाई टू सिचुएशन बियॉन्ड द पर्टिकुलर सैंपल ऑफ इंडिविजुअल आइटम ऑब्जर्व्ड इन अ सिंगल रिसर्च सेटिंग रेफर्स टू। ठीक। दत्त माने जो दिया गया डेटा है। तो वो क्या होगा, कह रहा है कि जिससे अनुसंधान परिणाम किसी एक अनुसंधान वातावरण में अवलोकित व्यक्तियों के विशिष्ट प्रदर्शन से भिन्न स्थितियों पर लागू होते हैं, उसे कहा जाता है बाह्य वैधता। राइट। ये बाह्य वैधता का ही की परिभाषा है। एक्सटर्नल वैलिडिटी, क्योंकि इंटरनल और अपसारी कोई बात ही नहीं हो रही है। राइट। अपसारी भी देखे, इंटरनल हम जानते हैं, अपसारी कोई मतलब नहीं है, बाह्य वैधता है। क्योंकि कह रहा है कि वह गुण जिससे अनुसंधान परिणाम किसी एक अनुसंधान वातावरण में अवलोकित व्यक्तियों के विशिष्ट प्रदर्शन से भिन्न स्थितियों पर लागू होते हैं, तो वही गुण है बाह्य गुण, बाह्य वैधता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लाइंड स्टडी का उद्देश्य प्रतिभागियों से यह पता लगाने से रोकना है कि प्रयोगकर्ता क्या चाहता है, और प्रयोगकर्ता और प्रतिभागियों के बीच अंतरक्रिया सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में सदैव लाभकारी होती है। दोनों ठीक बात कर रहा है, दोनों राइट। एक तो सही है बट दूसरा कह रहा है गलत है। प्रयोगकर्ता और प्रतिभागियों के बीच अंतर क्रिया सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में सदैव लाभकारी हो, कोई जरूरी नहीं सदैव वाला मामला जहाँ है ऑलवेज आर प्रॉफिट या ऑलवेज सही हो, ये ऑलवेज वाला मामला कुछ गड़बड़ है। तो एक सही है बट दूसरा गलत है। राइट। कभी कभी सही हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं। अगर देखें तो ब्लाइंड शोध अध्ययन के प्रमुख कारक प्रकार है: सिंगल ब्लाइंड, ट्रिपल ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड, या चौथा अनब्लाइंड या ओपन लेबल। राइट। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पर कुछ कट सा गया है, खैर हम पढ़ते हैं। एक अनुसंधान करता है कि 4 अलग-अलग प्रदर्शों से प्रदर्श सहसंबंध गुणांकों R1, R2, R3 और R4 की गणना करना है और उनके P मान क्रमशः 0.99, फिर 0.999, फिर 0.05, हमें लगता है नेक्स्ट होगा 0.005, इस प्रकार है। करता है तो कौन सा सहसंबंध गुणांक 1% स्तर पर सार्थक है? ये हमारा तीसरा क्वेश्चन अब की है। R1, R2, R3 प्रो, इसमें हम देख लेंगे जो वहां पर कटा था, यहाँ पर इंग्लिश में है, सही पढ़े थे 0.99, 0.999, 0.05, 0.005। तो जाहिर सी बात है हमारा 0.005 होगा, जो कि सबसे सार्थक है, राइट। अगर इसकी व्याख्या देखें तो एक अनुसंधान करता है 4 अलग अलग प्रदर्शनों से प्रदर्श संबंध गुणांक R1, R2, R3, R4 की गणना करता है और के पी मान क्रमशः दिए गए हैं 0.99, 0.999, 0.05, 0.005 प्राप्त करता है। तो स्पष्ट है कि R4 सहसंबंध गुणांक 1% स्तर पर सार्थक है, राइट। 1% मतलब है 1% में जो 0.01 होगा उसके करीब कौन सा है, तो 0.005 ही है सबसे ज्यादा करीब। तो R4 का मान, पी का मान इतना है, जबकि 5% सार्थकता स्तर पर सहसंबंध गुणांक R3 पी का मान 0.05 है। तो 1% के नजदीक 0.005 है और 5% के नजदीक 0.05 है, तो हम सबसे नजदीकी वाले पे जाएंगे जो हमारा 1% है, ठीक। नेक्स्ट, अनुसंधान प्रक्रिया में शामिल निम्नलिखित चरणों का सही क्रम में रखें। तो ये भी पूछ लिया था है। तो जो प्रक्रियाएं होती है अनुसंधान करने की, उस प्रक्रिया को पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है सबसे पहले हम अनुसंधान समस्या की पहचान करेंगे, आइडेंटिफाइंग रिसर्च प्रॉब्लम, तो डी से शुरू करेंगे। डी हमारा 2 में है, 4 में भी है। फिर है इसके बाद हम क्या करेंगे, इस साहित्य की समीक्षा करेंगे, रिव्यू द लिटरेचर, जाहिर सी बात है रिव्यू लिटरेचर करेंगे। बी हो गया, डी बी हमारा चौथे में आ रहा है। उसके बाद हम कलेक्टिंग ऑफ डेटा करेंगे, प्रदत्त संग्रहण करेंगे। फिर हम करेंगे प्रदत्त का विश्लेषण और उनकी व्याख्या, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा, और लास्ट में करेंगे अनुसंधान प्रमाण की रिपोर्टिंग, राइट। रिपोर्ट को लास्ट में रखो और फिर समस्या को पहले रखो, तो डी सी मामला आ जाएगा। डी सी 1 में आ रहा है तुम्हारा। और यहाँ पर दिया भी गया है कि सबसे पहले समस्या की पहचान करते हैं, फिर साहित्य समीक्षा करते हैं, फिर परिकल्पना करते हैं, फिर सोच डिजाइन करते हैं, फिर सैंपलिंग करते हैं, फिर प्रदत्तों का संग्रहण करते हैं, प्रदत्तों का विश्लेषण और उनकी व्याख्या करते हैं, फिर परिकल्पना परीक्षण करते हैं, सामान्यीकरण और व्याख्या करते हैं, लास्ट में शोध परिणाम का रिपोर्ट करते हैं। ये एक सही प्रक्रिया है, सारे के सारे चरण लिख दिए गए हैं, कुछ बचा नहीं है, राइट। तो नेक्स्ट टाइम के लिए इसको याद कर लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया गया है सर्वेक्षण शोध निम्नलिखित में से कौन अमुक्त प्रश्नों की विशेषता नहीं है, राइट। कह रहा है सर्वे रिसर्च में कौन सी विशेषता नहीं है। वे असामान्य प्रत्युत्तरों की अनुमति देते हैं जिनकी सर्वेक्षण शोधकर्ता ने अपेक्षा नहीं की है। ए, ये तो करेक्टरिस्टिक नहीं है। वे साक्षात्कारकर्ता और उत्तरदाताओं के लिए पूरा करने में सरल होते हैं, पूरा करने में सरल, आई थिंक वो होगा। नेक्स्ट है उत्तरों को रिकॉर्ड करने में परिवर्तितता की संभावना को कम करता है, या उत्तरदाता के उत्तरों में स्वाभाविकता की कमी होती है। तो हमारा क्वेश्चन था कि सर्वेक्षण शोध में कौन अमुक प्रश्नों की विशेषता नहीं, पहला वाला नहीं है। वह असामान्य प्रत्युत्तरों को अनुमति देते हैं जिनकी सर्वेक्षण शोधकर्ता ने अपेक्षा नहीं की है। तो ऐसा उत्तर कोई भी शोधकर्ता अपेक्षा नहीं करेगा जो उल्टा सीधा दे, पहला ही। बाकी ये साक्षात्कारताओं और उत्तरदाताओं के लिए पूरा करने में सरल होते हैं। और हमारा तीसरा है कि उद्देश्य उत्तरों को रिकॉर्ड करने में परिवर्तितता की संभावना को कम करता है, उत्तरदाता के उत्तरों में स्वाभाविकता की कमी होती है। ये सारे के सारे हैं, वही पहला वाला नहीं था, पहला वाला हमारा सही है, राइट। ये क्या कहते हैं, व्याख्या है, देख लीजिएगा। संरचित असंरचित तमाम प्रकार के बताए गए हैं, साक्षात्कार कैसे होते हैं, क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। आवृत्त वितरण के ग्राफिकल निरूपण को क्या कहते हैं, मतलब द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड, जाहिर सी बात है हिस्टोग्राम कहेंगे, आयत चित्र, बार चार्ट, रेखे चार्ट, पाई चार्ट, ये नहीं होगा। अगर हम ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो हमारा हिस्टोग्राम होता है, राइट।
यहाँ पर दिया गया है आयत चित्र में हम ग्राफ द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, जिसमें वर्ग अंतराल होते हैं तथा आयतों के ऊंचाई वर्गों की आवृत्तियों के अनुसार होते हैं, और ये पास पास में आयत चित्र जो होते हैं बार वो पास पास में होते हैं, उसमें गैप नहीं होता। दूसरा है बार चार्ट के द्वारा किसी एक निकाय या संबंधित सांख्यिकी आंकड़ों को दंड रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, राइट। और फिर इधर देखें वृत्त पाई चार्ट मतलब जो 360 डिग्री वाला गोला होता है उसमें से अलग अलग हम घटक दिखाते हैं। आवृत्त बहुभुज जो होता है तो वो दो प्रकार से हैं, आयत द्वारा, बिना आयत द्वारा, राइट। और एक त्वरण ओगी होता है, वो जो पॉइंट पॉइंट धर के किया जाता है मध्य का इत्यादि के लिए। तो यही सब है। नेक्स्ट है कौन सा मूल्यांकन शिक्षण की अवधि में प्रदत्त किया जाए कि न उसके पूर्ण होने के बाद। कौन इंग्लिश में देखे तो व्हिच असेसमेंट विल बी गिवन टू लर्नर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन रेदर देन आफ्टर इट इज कंप्लीटेड। कह रहा है कौन सा मूल्यांकन शिक्षण की अवधि में प्रदत्त किया जाएगा, ना कि उसके, अच्छा, शिक्षण की अवधि के दौरान प्रदत्त किया जाएगा मूल्यांकन, ना कि उसके पूर्ण होने के बाद। यह बात है रचनात्मक होगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट। निदानात्मक तो पूर्ण किया जाता है, राइट, और पूर्ण होने के बाद होता है। संकलनात्मक भी यही है, और प्लेसमेंट। ये तो रचनात्मक जो होता है वो प्रक्रिया के दौरान ही किया जाता है, वही होता है रचनात्मक मूल्यांकन। जैसे ही बच्चा जब पैदा होता है तो बड़ा होने लगता है तो उसको कैसे कैसे सीखना है, कैसे कैसे चलना है, कैसे कैसे बोलना है, ये सारे उसके सोशलाइजेशन किए जाते हैं उसके बड़े होने के दौरान, ना कि वो बड़ा हो जाएगा उसके बाद किया जाएगा। वही है रचनात्मक मूल्यांकन, राइट, जो समय के साथ साथ किया जाए। ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मात्रात्मक शोध से संबंधित निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मात्रात्मक शोध से संबंधित इसको भी व्यवस्था में लाना है। पहला है एनालिसिस डेटा, हाइपोथेसिस, प्रोसेस डेटा, फाइंडिंग और रिसर्च डिजाइन। तो फाइंडिंग को लास्ट में रखो, ठीक, और हाइपोथेसिस पहले ले आओ, परिकल्पना को। जो अभी हम पूरा शोध प्रारूप देखे थे कैसे किया जाता है या कि उनके चरण कौन से होते हैं, वही है ये भी, चाहे वो मात्रात्मक को, चाहे क्वालिटेटिव को या गुणात्मक को। तो हम हाइपोथेसिस से शुरू करेंगे और निष्कर्ष तक जाएंगे, तो बी और डी से यहीं पर देख लेते हैं। हाइपोथेसिस के बाद हम क्या करेंगे, रिसर्च डिजाइन करेंगे, शोध विकल्प बनाएंगे, उसके बाद एनालिसिस, प्रोसेस दत्त प्रसंस्करण या प्रोसेस डेटा करेंगे, उसके बाद एनालिसिस करेंगे, लास्ट में फाइंडिंग करेंगे, राइट। मतलब बी से शुरू होंगे, फिर ई पे जाएंगे, फिर सी पे जाएंगे, फिर ए पे, फिर डी पे। देखते हैं, ये बी ई सी ए डी हमारा दूसरा सही है। ये परिकल्पना, शोध विकल्प, प्रदत्त संस्करण, प्रदत्त विश्लेषण, निष्कर्ष। ठीक, मात्रात्मक शोध की 3 प्रमुख विधियां हैं, प्रायोगिक, गैर प्रायोगिक, क्षेत्र प्रयोग, ये भी है। तो क्वेश्चन नंबर 10, यह प्रश्न कि क्या अध्ययन के निष्कर्षों को विशिष्ट शोध संदर्भ के परे सामान्यकृत किया जा सकता है, संबंधित है। मतलब कि द क्वेश्चन ऑफ वेदर द रिजल्ट ऑफ a study can be generalized beyond the specific research context refer to। यह बात है तो ये एक्सटर्नल वैलिडिटी के द्वारा होगा। मतलब कि अध्ययन निष्कर्षों को विशिष्ट शोध के संदर्भ से परे, परे मतलब एक्सटर्नल वैलिडिटी, राइट। तो बाय बता यहाँ पर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब कि इसमें 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ऐसे होता है कभी कभी रिसर्च एप्टीट्यूड में घटा करके ओ टीचिंग एप्टीट्यूड से घटा करके रिसर्च में जोड़ा जाता है, रिसर्च से घटा करके टीचिंग में, तो वही 6 5 या 4 क्वेश्चन वो करते हैं। नेक्स्ट है प्रचयन विधियों में से किसमें प्रतिदर्श को एक संयोगिक और अव्यवस्थित प्रदर्श कहा जाएगा। तो परपोसिव, कोटा, स्ट्रेटिफाइड, सुविधा अनुसार। कह रहा है अव्यवस्थित, तो परपोसिव भी हो सकता है या सुविधा अनुसार अच्छा, ये परपोसिव उल्टा कन्वीनियंस सैंपलिंग। सुविधा के अनुसार प्रतिचयन जो होता है वो असंयोगिक होता है, अव्यवस्थित होता है। हम परपोसिव समझ रहे थे अपने पर्पज के अनुसार, बट प्रयोजनात्मक में ठीक है, ये जब कन्वीनियंस दिए हैं तो यही जाएंगे। कोटा परचयन होता है तो उसमें कोटा निर्धारित किया रहता है, स्ट्रेटिफाइड होता है तो उसमें स्तर भी निर्धारित किया रहता है, इतना परसेंट भी निर्धारित किया रहता है कि इसमें इतना लिया जाएगा। तो बट सुविधा अनुसार होता है, तो रिसर्चर जो होता है अपनी सुविधा के अनुसार करता है, तो संयोगिक और अव्यवस्थित यही प्रदर्शन कहा जाएगा। चौथा हमारा राइट है। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको।